आगे हम लोग जानेंगे कि रसायन उद्योग क्या होता है। रसायन उद्योग मतलब जो भी रासायनिक सामान बनता है उस कारखाने में जो भी रासायनिक सामान बनता है उसको हम लोग रासायनिक उद्योग कहते हैं। जैसे कि हम लोग खाद वगैरह बनाते हैं, उर्वरक वगैरह बनता है, ये सब क्या होता है, रासायनिक उद्योग होता है। ठीक है। रासायनिक उद्योग का देश का आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आर्थिक विकास मतलब क्या, अगर पैसों के मामले में देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का कितना स्थान पे है, तो 12वीं स्थान पे है। एशिया का बात करेंगे उपमहाद्वीप का तो तीसरे स्थान पे है। अगर पूरा वर्ल्ड में बात करेंगे तो 12वीं स्थान पर, और एशिया में बात करेंगे तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है। एशिया का मतलब होता है कुछ देशों को मिलाकर एशिया बनता है। जैसे कि हम लोग एशिया में आ जाता है तो एशिया में आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सब क्या एशिया का पार्ट है। इस उद्योग का देश का तेजी से विकास हो रहा है। मतलब इस उद्योग का बात करेंगे तो देश में तेजी से विकास हो रहा है। अब यहाँ पर रसायन उद्योग कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर है उसके यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम में, बहुत सारा जगह। यह तीव्र वृद्धि मतलब बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है दोनों में, अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योग में। अब कार्बनिक अकार्बनिक मतलब क्या होता है, तो कार्बनिक मतलब होता है जो सजीव चीजों से बनता है। ठीक है। जो जैविक पदार्थ होता है वो सब हम कार्बनिक बोलते हैं। अकार्बनिक जो अजैविक पदार्थ होता है रासायनिक उद्योग का में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। भारतीय अकार्बनिक रसायन का अंतर्गत गंधक का तेजाब, अगर अकार्बनिक रसायन का बात करेंगे तो उसमें क्या बनता है, गंधक का तेजाब। इसका प्रयोग उर्वरक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक गोंद और रंग रोगन डाई आदि का निर्माण के लिए किया जाता है। नाइट्रिक एसिड क्षारित सामग्री, सोडा एस जिसका प्रयोग कांच, कागज या साबुन या वॉशिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ये सब अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है। तथा कॉस्टिक सोडा भी इसी में आता है। अब कार्बनिक रासायनिक पदार्थ का बात करेंगे तो इसका अंतर्गत क्या जाता है, तो पेट्रोलियम आता है। ठीक है। इसका प्रमुख उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में होता है, कृत्रिम रबर बनाने में, प्लास्टिक का वस्तु। कृत्रिम मतलब क्या, अपने से बनाना जाता है, मतलब वो प्राकृतिक से नहीं मिलता है, वो लोग हम लोग खुद से अपने से बनाते हैं तो उसको हम लोग कृत्रिम बोलते हैं। तो कृत्रिम रबर, प्लास्टिक वस्तु, रंग रोगन तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। अकार्बनिक रासायनिक उद्योग अकार्बनिक रासायनिक उद्योग देश का विभिन्न भागों में फैला हुआ। अब कहाँ कहाँ पे फैला हुआ उसके बारे में बात कर रहा है अकार्बनिक। जबकि कार्बनिक का बात करेंगे तो कार्बनिक रासायनिक उद्योग तेल शोधक। ठीक है। तेल शोधक मतलब क्या, तेल का तलाश करने वाला। ठीक है। पेट्रोलियम संयंत्र का निकट स्थित है क्या, कार्बनिक रसायन कार्बनिक रासायनिक उद्योग। कीटनाशकों का उत्पादन हानिकारक कीट पतंगों तथा खरपतवार को नियंत्रित कृषि का विकास। अब देखो हम लोग क्या उत्पादन किए, तो कीटनाशक को उत्पादन किए। ये क्या काम करता है, जो खेतों वगैरह में खरपतवार होता है, जो घास वगैरह होता है उसको खत्म करने में मदद करता है। वो जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होता है उसको मारने में खत्म करता है। तो ये एक हम लोग कृषि के में विकास के योगदान का काम किया है। ठीक है। औषधियों का उत्पादन में भारत विकसित देशों से अग्रणी है। औषधि का अगर उत्पादन का बात करेंगे तो भारत क्या है, विकसित देशों से अग्रणी है। तो भारत क्या है, विकासशील देशों से अग्रणी है, मतलब जो विकासशील जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है। जैसे विकसित देश कौन सा है, अमेरिका है, चाइना है, ये सब क्या है, विकसित देश है। इन लोगों से भी आगे है भारत। अगर औषधि की बात करेंगे, औषधियों के उत्पादन में जो दवा वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है उससे भी भारत आगे है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, यह पूरे उद्योग क्षेत्र का 14% उत्पादन करता है। अगर भारत का बात करेंगे औषधि बनाने में तो 14% क्या उत्पादन करता है पूरा उद्योग क्षेत्र में। तथा निर्यात, अगर निर्यात का बात करेंगे, निर्यात मतलब दूसरे कंट्री में भेजने का, तो इसका 14% योगदान होता है दूसरे देशों में भेजने का। सकल घरेलू उत्पादन में इसका भी भागीदारी 3% है। सकल घरेलू उत्पादन मतलब क्या, जीडीपी, जी जीडीपी में इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद मतलब हम लोग देश का जो इनकम आता है। ठीक है। तो वो इनकम कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन क्षेत्र से आता है, तो औषधि बनाने के लिए जो रासायनिक उपयोग किया जाता है उसमें 3% योगदान होता है सकल घरेलू उत्पादन में। अब हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक का
उद्योग, ठीक है। उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक का उद्योग क्या होता है। जहाँ पे उर्वरक बनता है उसी को हम लोग उर्वरक उद्योग बोलेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे कृषि होता है। मिट्टी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, मतलब मिट्टी का उर्वरक बनाए रखने के लिए, जहाँ पर जिस मिट्टी पर अच्छे से फसल हो सके, उसके लिए हम लोग को क्या जरूरत होता है, तो उर्वरक का अनिवार्य है, मतलब जरूरी होता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। भारत क्या है, तीसरे सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करता है। भारत तीसरे नंबर पे है, भारत नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन में, ठीक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब बैठा था, 1906 ईस्वी में, ठीक है, रानीपेट में। रानीपेट कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित किया गया था, ठीक है। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकारा शब्द मतलब इसका वास्तविक विकास कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था, भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा। किसके द्वारा, तो भारतीय उर्वरक एक निगम है, उसके द्वारा ये इसका विकास किया गया था। सिंदरी में षड्यंत्र स्थापित, कहाँ पे, तो सिंदरी में षड्यंत्र स्थापित किया गया था। हरित क्रांति का, हरित क्रांति हम लोग जान चुके हैं, हरित क्रांति क्या होता है, ठीक है। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों का मांग बढ़ गया। जो हरित क्रांति लाया गया तो उसमें उर्वरक का मांग बढ़ गया। हरित क्रांति में था ही कि मतलब हम लोग क्या करना है कि जो उर्वरक बन रहा है उसको हम लोग खेती बाड़ी में यूज करके हम लोग खेती को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उर्वरक का मांग बढ़ने लगा हरित क्रांति आने के बाद, जिसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के मांग प्रस्ताव किया गया। अब इसकी वजह से बहुत जगह पर भारत में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का मांग किया गया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। कुल राज्य का उत्पादन 50% से अधिक उर्वरक उत्पादन करता है ये सब राज्य, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण उर्वरक राज्य भी है, जो कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार भी है, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में भी उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ बात करें, प्राकृतिक गैस की सहज सुलभता सुलभता के कारण देश में विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए। मतलब जो प्राकृतिक गैस होता है उसके कारण बहुत सारा, मतलब जन्म से ही, बहुत पहले से ही मतलब हम लोग का उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं भारत में। भारत द्वारा 1900 वर्ष 2006 से 2007 में लगभग कितना 150 टन नाइट्रोजन 150 टन नाइट्रोजन, 50 टन फॉस्फोटी तथा 20 टन पोटासी, मतलब पोटास, यहाँ फास्फोरस हो गया, उर्वरक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 2006 और 2007 का बात कर रहे हैं। पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत में पोटेशियम आयात करना पड़ता है। अगर पोटास बनाना है हम लोग, ठीक है, पोटास उर्वरक आता है जो एक प्रकार का खाद होता है जो कि हम लोग खेतों में छिटते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग पोटासियम को आयात करना पड़ता है, मतलब दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ता है, तब हम लोग पोटास को बना पाते हैं। अब यहाँ पर उर्वरक संयंत्र का जगह दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ब्लैक डॉट से सब दिया हुआ है, यहाँ इस जगह पे स्थित है उर्वरक का उद्योग। संयंत्र बोले या उसको उद्योग बोले, बात बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट भी बनाया जाता है, जो कि हम लोग घर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं सीमेंट का। यहाँ पर सबसे पहले ही लिखा हुआ आवास का निर्माण एवं देश का ढांचागत क्षेत्र, मतलब बहुत सारा पुल वगैरह बनता है, बहुत सारा इंडस्ट्री वगैरह बनता है, सब में सीमेंट की आवश्यकता होता है। महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, मतलब अगर उत्पादक में बात करेंगे तो भारत 2 नंबर पे है पूरा विश्व में सीमेंट का उत्पादक में। भारत में कई तरह के सीमेंट उत्पादन होता है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है साधारण: पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट फ्रेनेंस, स्लैंड सीमेंट, आयल वेल एवं सफ़ेद सीमेंट। बहुत प्रकार का अलग अलग प्रकार के सीमेंट है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए सीमेंट बनाने के लिए, तो चूना, पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम की आवश्यकता होती है क्या सीमेंट बनाने के लिए। सीमेंट क्या क्या चीज़ से बनता है उसको भी ध्यान में रखना है, इसलिए उद्योग का कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। अब जो उद्योग वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर ये सब कच्चा माल आसानी से मिल सके।
अब यहाँ सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, उसको दिखाया गया है इस मैप के द्वारा। बहुत जगह पे उद्योग है। अब पहला सीमेंट संयंत्र कब आया था? संयंत्र तो 1904 ईस्वी में चेन्नई में, ठीक है, स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद हुआ। मतलब इसका अगर बढ़ोतरी देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। बंद तो गया था इस टाइम, लेकिन उस टाइम उतना इसमें उत्पादन नहीं होता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें अच्छे खासे उत्पादन होना शुरू हो गया। आज देश में कितना है? तो 159 बड़े एवं 332 छोटे सीमेंट संयंत्र है। 2008 में कुल उत्पादन क्षमता कितना था? तो 1683 लाख टन था। 2007 और 2008 में इतना था। चूंकि भारतीय सीमेंट गुणवत्ता उत्तम है, बहुत अच्छा माना जाता है भारत के सीमेंट का गुणवत्ता, अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। अगर दक्षिण और पूर्वी एशिया का बात करेंगे तो वहाँ पे इस सीमेंट का जो भारत में बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसका बहुत मांग है। इस समय देश का प्रति वर्ष 20 करोड़ टन अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। 20 करोड़ टन अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है अपने भारत में। तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण का उपयोग। तैयार माल जो आधारित होता है उसका संरचनात्मक और उपकरण उद्योग। अब इसमें पढ़ना है सबसे पहले परिवहन उपकरण उद्योग, ठीक है। अब परिवहन उपकरण, जो परिवहन बनता है जैसे कि रेलगाड़ी, बस वगैरह, ये सब का उद्योग कैसा होता है उसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले आता है रेलवे, ठीक है। भारत में रेलवे जाल बिछा है और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेल इंजनों की बड़ी संख्या में मांग हो रही है। अब क्या बोलेंगे कि रेलवे का मांग तो बहुत है भारत में, और सवारी गाड़ी जो होता है, जो लोकल ट्रेन होता है, वो सब की बात करें, उसके डिब्बे और रेलगाड़ी जो कि सामान पहुंचाने में काम करता है, वो सब का भी मांग बहुत हो रहा है भारत में। अतः रेलवे इंजन यात्री डिब्बे, माल डिब्बे, जैसे यात्री डिब्बे होते हैं जिसमें लोग यात्रा करता है, जिसमें माल मतलब बहुत सारा सामान लाद के जाता है, उसको माल डिब्बे कहते हैं। निर्माण उद्योग का बड़े स्तर पर विकास हुआ है। आज हम रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। बहुत सारा डिब्बा बनाकर निर्यात भी करते हैं रेलवे का। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिमी बंगाल में स्थित चितरंजन में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में चितरंजन में लोकोमोटिव बॉक्स में बनाए जाते हैं। कहाँ पे? जो भी भारी लाइन विद्युत चालित इंजन होता है, जो विद्युत पर चलने वाला होता है, ठीक है, वैसा रेल का इंजन जो विद्युत पर चलता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चालित इंजन, ठीक है। ये कहाँ पे बनाया जाता था? पश्चिम बंगाल के चितरंजन में, ठीक है। वाराणसी में डीजल चलित, जो डीजल पर चलता है वैसा इंजन बनाया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। इसका कारखाना वाराणसी में। सवारी के डिब्बे, जो सवारी के डिब्बे होते हैं, पैराबूर, बेंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। जो सवारी के डिब्बे होते हैं ये सब जगह पे बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे के निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। जो मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं वो कहाँ पे तैयार किए जाते हैं? रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिले में मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एक है, जो कि रेलवे के वैगन मतलब डिब्बे को तैयार करते हैं, ठीक है। मुंगेर जिले में जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप बनाया गया है, मतलब वहाँ पे काम होता है रेलवे का, ठीक है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है? तो सारण जिले में छपरा में है। सारण जिले के छपरा में सबसे पुराना वर्कशॉप है। रेलवे पहिया बनाने का कारखाना नालंदा जिले में हरनौल में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है, मतलब वहाँ पे अभी बन रहा है, उसके बारे में दिया हुआ है। हम बात है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी मतलब वही जो बस हो गया, ट्रक हो गया, दो पहिया वाला गाड़ी हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। ये सब कहाँ कहाँ पे बनता है? तो ये सब चलता कहाँ है? ये सब तो सड़क पर चलता है, ये तो रेलवे के पटरी पर चलता नहीं है। ये सब क्या होता है? सड़क पर चलता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। मतलब जो हम लोग सड़क परिवहन का बात करेंगे तो ये अच्छे है रेल की तुलना में, ठीक है। इस समय मोटर वाहन जैसे
ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जा रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं। तिपहिया स्कूटर, एक तिपहिया स्कूटर उसको बोलते हैं, स्कूटर मतलब जो 3 पहिए वाले होते हैं, ठीक है। तिपहिया स्कूटरों का निर्माण भारत में के संसार में प्रथम स्थान है, मतलब संसार में बात करेंगे सबसे प्रथम, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाया जाता है, तो भारत में बनाया जाता है। कौन सा? तिपहिया स्कूटर। अब ट्रैक्टर और साइकिल में भी बड़ी संख्या में बनाई जाती है भारत में, ठीक है। ट्रैक्टर और साइकिल का बात करेंगे। मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ, अब मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है? मोटरसाइकिल उसको बोलते हैं 2 पहिया वाला गाड़ी को, ठीक है। मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ, तारापंकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट और खुर्दी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में बनाए जाते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? भारत के मध्य तथा भारी व्यापारिक वाहनों में मुख्य उत्पादन है, मतलब भारी और मध्य प्रकार के वाहनों को बनाने में मदद करता है कौन? टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम है। महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो और बोलेरो का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? महिंद्रा नासिक में, ठीक है। स्कॉर्पियो और बोलेरो का निर्माण करते हैं। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में स्थापित सस्ती कार बनाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात में टाटा नैनो कार सबसे सस्ती कार है जो कि इंडिया में। इससे अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलोर में हुआ है। इससे अतिरिक्त भी और जगह भी ये सब मोटर गाड़ी बनाया जाता है, जैसे चेन्नई, पुणे हो गया, इंदौर हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया। और पोत निर्माण उद्योग मतलब जहाज वगैरह, जो ज़्यादातर जो पनिया जहाज जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको पोत निर्माण उद्योग बोलते हैं, ठीक है। आज पोत निर्माण का एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता है, मतलब ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इस समय देश की पोत निर्माण 5 प्रमुख केंद्र है। कहा गया था विशाखापट्टनम में, कोलकाता में, कोची में, मुंबई, मझगांव में। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र है। बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोची और विशाखापट्टनम में होता है। क्रमशः 1 लाख टन TWT तथा 50,000 टन DWT का जहाज बनाए जाते हैं। ये मतलब टन मतलब वजन में दिया हुआ है, ठीक है। खाली जहाज का वजन WT कहते हैं, मतलब जो खाली जहाज का वजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? WT कहते हैं, ठीक है। मझगांव तोप मतलब यहाँ जहाज समझना है, ठीक है। तोप प्रागन भारतीय नौसेना, मतलब जो नौसेना लोग हैं भारत के, ठीक है, कि पोतों का निर्माण के लिए बनाया जाता है। उन्हीं को लेकर जाते हैं, खास तर बनाया जाता है, इसलिए पानी में उन लोगों को रहना पड़ता है। कोलकाता के निकट गार्डनर रीच के कर्स, नाव, माल, नौकाएं, निष्कर्षण पोत, तटपोट, कुछ नाम दिया हुआ है पोत का, ठीक है। तटपोट जल पोतों का प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है, वो सब जो डीजल पे चलता है। अब यहाँ देश में बात करेंगे कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर कुछ गॉड से दिया हुआ है सब जगह, ठीक है। यहाँ पर स्थिर है इस सब का उद्योग। अब वायु उद्योग जो हवा में चलता है जहाज, उसको हम लोग वायुयान उद्योग बोलते हैं। यह एक नया उद्योग है, मतलब ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको नया बोला जा रहा है। यह पूरी तरह सरकार नियंत्रित, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो सरकार इसको पूरा नियंत्रित करता है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान में एयर क्राफ्ट लिमिटेड कहाँ पर बना था? बेंगलोर में 1940 ईस्वी में लगाया गया था। इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलोर में बनाया गया, जिसका
लोकप्रिय नाम क्या है? हाल, HAL, ठीक है। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारत का अगर बात करेंगे छोटे और बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइन और भारतीय भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। मतलब इसका उपयोग कौन कौन करता है? तो इंडियन एयरलाइन इसका और भारतीय वायुसेना भी इसका प्रयोग करते हैं। भारतीय वायुयानों का प्रयोग अंतर क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइन, विदेशी में एयर इंडिया एवं सैनिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। अगर विदेशी में बात करेंगे तो इंडियन एयरलाइंस विदेशी में और एयर इंडिया एवं सैनिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। आज हम कृषक, पुष्प 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 जेटमिन, सुपरसोनिक, ये सब नाम है वायुयान का, ठीक है। जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक, हेलीकॉप्टर, मी तथा एक्टो 746 प्रकार का वायुयानों का निर्माण है। मतलब इतना बहुत सारा प्रकार का 46 प्रकार का वायुयान बन चुका है। बेंगलोर, कानपुर, नासिक, निकट ओझर, उड़ीसा, कोरापुट, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में इसका उद्योग प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इस सब जगह पर इसका प्रमुख केंद्र है। अब यहाँ पर ना फुट लूज अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता दक्षता आधारित उद्योग। मतलब फुट लूज अर्थात तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के यूज करने वाला जो भी उद्योग है वो सब के, या सूचना देने वाला उद्योग, ये सब उद्योग। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जैसे मोबाइल हो गया, ये सब क्या है? सूचना देता है। टेलीविजन हो गया, ये सब क्या सूचना देता है, एक जगह से दूसरी जगह का बात को पहुंचाता है। तो क्या आप जानते हैं बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी है? बेंगलोर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, मतलब वहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है। इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। इस उद्योग को ज्ञान आधारित मतलब बिना ज्ञान के इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसके लिए ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि इसमें उत्पादक के लिए विशिष्ट नए ज्ञान और उच्च प्रौद्योगिकी मतलब उच्च टेक्नोलॉजी का निरंतर शोध और मतलब निरंतर मतलब जानते रहना पड़ेगा। जितना भी नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तभी जाकर हम लोग इसको बना सकते हैं। अनुसंधान की आवश्यकता होती है, मतलब संयम रखने की आवश्यकता होती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी मतलब सूचना टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। मतलब ये क्या इंफॉर्मेशन के काम करता है। इसने देश के आर्थिक ढांचे और लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला, मतलब लोगों की जीवन शैली में बहुत चेंज ला चुका है इसकी वजह से। और आर्थिक में भी, आर्थिक मतलब पैसे के मामले में। इस उद्योग का अंतर्गत आने वाले उत्पादों का ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, अब इसमें टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, रडार, सिवलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आंतरिक उपकरण, कंप्यूटर का यंत्र सामग्री, मतलब इसमें ये सब जितना भी टेक्नोलॉजी सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सब चीज़ इसमें आ जाता है। प्रक्रिया सामग्री इत्यादि इस उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है, कानपुर है, लखनऊ है, ये सब जगह पर पाया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ क्या आप जानते हैं? कच्चे माल पर आधारित न होने का, ये क्या? इसका कोई कच्चा माल पर आधारित नहीं है, इसके लिए कोई कच्चा माल नहीं चाहिए ये सब चीज़ बनाने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का क्या है? फुटलूज उद्योग भी कहते हैं। फुटलूज इसको इसलिए क्या कहते हैं? इसको फुटलूज उद्योग कहते हैं। इसको मतलब कच्चा माल पर आधारित नहीं है इसलिए। अब इसके अतिरिक्त 20 यहाँ पर लिखा हुआ, इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। 20 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के एकल विंडो सेवा तथा
उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं, हाई डाटा कम्युनिकेशन का सुविधा प्रदान करते हैं। अब सॉफ्टवेयर मतलब ये होता है कि सब सारी चीज़ ऑनलाइन होता है, इसके लिए मतलब कोई हम लोग को हार्ड वर्क कोई नहीं करना पड़ता, सारा सॉफ्ट वर्क करना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए। इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उत्पादन करना है। इस उद्योग का प्रमुख महत्व क्या है? रोजगार को उपलब्ध कराना। इसमें रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं काम करती है। इसमें पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेश मुद्रा प्राप्त करने में अति महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। मतलब विदेश से पैसा लेने में ये उद्योग एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, जिसका तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया वास्तुति के कारण, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ के कारण इसमें जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है। अब इसमें दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क है कौन जगह पर बैठा हुआ है। तो ये सब रेड कलर से दिखाया गया है जहाँ जहाँ पे है इंडिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो बेंगलोर में, याद रखना है। तैयार वस्त्र का पोशाक उद्योग, जो तैयार वस्त्र हो जाता है, मतलब वस्त्र जब तैयार हो जाता है तो उसका उद्योग जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोशाक उद्योग। ठीक है, वस्त्र तैयार करने का उद्योग नहीं है ये, पोशाक मतलब हम लोग जो कपड़ा होता है, कपड़ा को क्या करते हैं जब सिला देते हैं, मतलब सिला सिलाया कपड़ा मिल रहा है ना आजकल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोशाक उद्योग। ठीक है, यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है। ये क्या है? हल्के उद्योग के रूप में ही पूरे देश में फैला, किंतु बड़े केंद्रों में कौन कौन सा जिला आ जाता है? कौन कौन सा? तो लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शाहदरा, मऊ आदि प्रमुख केंद्र है इसका। ठीक है, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, होजियरी एवं रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए व्याख्यात है। मतलब यहाँ पे रेडीमेड वस्त्र मिलता है। अब यहाँ पर सौंदर्य प्रशासन, मतलब सौंदर्य मतलब होता है क्या है? ब्यूटी, सुंदरता के मतलब ब्यूटी के लिए जो चीज़ का उद्योग किया जाता है उसके बारे में, जैसे कि हो गया परफ्यूम वगैरह हो गया, जिसमें इत्र वगैरह हो गए, ये सब का उद्योग। ठीक है, तो सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या? ये साबुन में भी क्या होता है? खुशबू होता है, तो इसके अंदर साबुन भी आता है, तेल भी आता है। तेल बहुत सारा जो बालों में लगाने के लिए आता है, उस समय भी क्या होता है? खुशबू होता है, इसलिए इसको सौंदर्य प्रसाधन उद्योग कहते हैं। जैसे पाउडर वगैरह हो गया, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कृत्रिम ज्वेलरी, ठीक है, आदि आते हैं। इस उद्योग भी भारत में सभी जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष वस्तु के लिए विशेष केंद्र पर प्रसिद्ध है। मतलब कुछ विशेष वस्तु के लिए विशेष जगह ही प्रसिद्ध है। जैसे चंदन पर आधारित सौंदर्य कहाँ पे है? मैसूर नगर में पाया जाता है। ठीक है, ख्याति प्राप्त है। इत्र के लिए कहाँ पे? जैनपुर। खुशबूदार तेल के लिए कहाँ पे? तो कतौज। अच्छे किस्म के साबुन के लिए कहाँ पे? मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र है। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल, जयपुर में प्रसिद्ध है। कौन सा सामान के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है उसके बारे में दिया हुआ है। अब आता है खिलौना उद्योग। जो खिलौना, बच्चों का खिलौना जो होता है, तो वो सब का उद्योग कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में पढ़ेंगे। खिलौना का निर्माण उद्योग भारत में काफ़ी लोगों को रोजगार सृजन करता है, मतलब बहुत लोगों को रोजगार बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किंतु चीन और जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने का आयात से इस उद्योग में काफ़ी ह्रास हुआ है।
अगर चीन और जापान से बात करें तो खिलौने का आयात हम भारत में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भारत का जो उत्पादन है उसमें बहुत ह्रास हुआ है, मतलब बहुत कमी हुआ है। लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है, फिर भी लेकिन बहुत सारा शहर में अभी भी विकसित है। जैसे कुछ शहरों का नाम दिया हुआ है: शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मरुरई, मदुरई, भोपाल आदि में प्रमुख है। ठीक है। अब उसके बाद पढ़ना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब राष्ट्र का अगर बात करेंगे, भारत का बात करेंगे, तो इसके अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा है, उद्योग का क्या योगदान रहा है भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत के पैसा कमाने के क्षेत्र में। तो हम लोग इसमें बात करें किसी भी देश का आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। ठीक है। तो उसका किसी भी आर्थिक धन, किसी भी देश का आर्थिक धन उसके निर्माण उद्योगों, उसके देश में कितना निर्माण हो रहा है, उद्योग कितना बन रहा है, उसके हिसाब से उस आर्थिक धन मापा जाता है उस देश का। इस उद्योगों में लोगों को रोजगार प्रदान करने, उसकी कृषि पर निर्भरता को कम किया जाता है। जैसे जितना उद्योग बनता है उसमें क्या होता है, रोजगार प्रदान होता है, कृषि पर निर्भरता कम होते जाता है। इसलिए कि लोग कृषि से क्या कमा नहीं पाते हैं, उससे बेरोजगार रहते हैं लोग, उससे क्या होता है कृषि के पर निर्भरता कम होते जाएगा। निर्मित वस्तुओं का निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। अब जितना भी वस्तु विदेश में भेजेंगे वहाँ से विदेश का पैसा हम लोग कंट्री आएगा, तो हम लोग का पैसा का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। जितना क्या करते हैं, जितना निर्यात करते हैं यहाँ से दूसरे कंट्री में भेजते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि यहाँ का पैसा का वैल्यू बढ़ता है। अगर निर्यात कम होगा तो पैसा का वैल्यू बहुत खराब रहेगा हम लोगों के देश का पैसा का वैल्यू, जिससे गरीबी की समस्या पर बहुत हद तक काबू पा लिया जाता है। जब भी पैसा का वैल्यू बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, गरीबी भी कम होगा। अब इसको गरीबी इससे कैसे कम होगा, पैसा का वैल्यू बढ़ने से, तो इसको हम लोग अर्थशास्त्र में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में और औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्रीय असमस्याएं कम हुई है। पिछले 2 दशकों में फसल घेरू सॉरी सफल सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% रहा है। मतलब जीडीपी का बात करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में भारत के इनकम का बात करेंगे, उसमें उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान रहा है, तो 17% योगदान रहा है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में निर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। मतलब अगर भारत के अपेक्षा अन्य पूर्वी एशिया के देशों में बात करेंगे तो उन लोगों के देश में 25 से 35% उद्योग का उत्पादन होता है सकल घरेलू उत्पादन में। ठीक है। मतलब जीडीपी में योगदान होता है, लेकिन हम लोग के देश में सिर्फ 17% ही अभी है। लेकिन पिछले 1 दशक भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% की दर से बढ़ोतरी है। मतलब भारत में भी 7% की दर से बढ़ा है। यह दर अगले दशक में कितना 12% की अपेक्षित है। मतलब कि 12% हो जाने की हम लोग आशा करते हैं। ठीक है। वर्ष 2007 से 2008 में विनिर्माण क्षेत्र में 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से मतलब बढ़ा हुआ है। कितना 9 से 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। भारतीय नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों के अनुसार कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। मतलब अर्थशास्त्री जो होता है, जो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े रहते हैं पूरा डिटेल से, वो लोग का कहना है कि 1 दशक मतलब 10 सालों के बाद भारत में अगले 10 सालों में विनिर्माण उद्योग लक्ष्य पूरा कर लेगा, जितना चाहिए उतना हो जाएगा। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा परिसर की स्थापना की गई। मतलब एक अच्छे परिसर बनाया गया है जिसमें इस पर हमेशा बातचीत किया जाएगा, कैसे हम लोग उद्योगों को, विनिर्माण उद्योग हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब पढ़ना है
वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण क्या होता है उसको हम लोग पहले भी देखे थे। वैश्वीकरण क्या होता है, तो देश का अर्थव्यवस्था पर विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। मतलब ये देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। मतलब जितना पैसा का भी वैल्यू हम लोग को बढ़ाना जरूरी है, उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है उदारीकरण। अब उदारीकरण का मतलब क्या होता है, तो उदारीकरण का मतलब ये होता है कि इसका अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना, कुछ नियंत्रण मतलब नियंत्रण कुछ चीज़ों में क्या करना, ढील देना जिससे क्या हो, या उन्हें हटा देना या ढील दे देना या उसको हटा देना, जिससे क्या हो कि आर्थिक विकास होने में हम लोग को मदद मिले। कुछ ऐसा चीज जिसमें उसको ढील दे देना या उसको हटा देना जिससे हम लोग आर्थिक विकास में मदद मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। अर्थात प्रत्येक देश के अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध की पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान की वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब जितना भी प्रतिबंध की पूंजी, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी एवं व्यापारिक आदान प्रदान जितना भी हो रहा है सब क्या समान मात्रा में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। भारत सरकार के नवीन आर्थिक नीतियों मतलब जो नया आर्थिक नीति बना है वैश्वीकरण परिभाषित करने के लिए हुए है। हमारा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ तारतम्य में बनाना, मतलब उसके बराबर करना। ठीक है, जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ बराबरी में लाना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब दूसरा टर्म है निजीकरण। से आप क्या समझते हैं, तो देखो निजीकरण का मतलब ये है कि जितना भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री होता है, जितना भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री होता है, एक गवर्नमेंट उद्योग होता है, ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट के अधीन उद्योग होता है उसको अगर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है चलाने के लिए, उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है चलाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं निजीकरण। उसी को क्या बोलते हैं, निजीकरण कहते हैं। मतलब कोई भी क्या होता है कि पहले एयरलाइन, बहुत सारा जो एयरप्लेन चलता है वो सब क्या था, पहले गवर्नमेंट चलाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या किया गवर्नमेंट में, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब प्राइवेट कंपनी को दे दिया उसको चलाने के लिए, तो वो क्या हो गया, निजीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली, अब यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, मतलब पूरा छूट दिया जाता है। सीमा शुल्क में कमी, मतलब अब देखो भारत का अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विश्व के साथ साझा करने के लिए, विश्व की बराबरी करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, पूरा छूट दिया जाता है आयात करने के लिए। मतलब दूसरे कंपनी को भारत में कोई भी सामान बेचने का छूट दिया जाता है। सीमा शुल्क भी दिया जाता है कि मतलब सीमा पर भी कुछ जितना टैक्स लगना चाहिए बहुत कम लगाया जाता है। विदेशी पूंजी को मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, जितना भी विदेशी पूंजी होता है यहाँ पर लगाने का छूट मिलता है, विशेषकर बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश, मतलब वहाँ पर विदेश का पूंजी निवेश किया जाता है, छूट रहता है निवेश करने के लिए, जिससे भारत का अर्थव्यवस्था ठीक हो। रुपयों के पूर्ण परिवर्तनशील करना, अब जैसे मान लो कोई विदेश का मुद्रा लाया डॉलर, ठीक है, तो डॉलर आया तो यहाँ डॉलर काम नहीं चलेगा, तो यहाँ डॉलर को क्या करना पड़ेगा, रुपए में चेंज करना पड़ेगा। तो उसका बहुत साधारण तरीका रखा हुआ है कि आसानी से आप परिवर्तन कर सकते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है, भारत अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। अगर उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण और निजीकरण, उदारीकरण, तो उदारीकरण हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। उसका यहाँ पर दिया हुआ है निजीकरण। दोनों क्या है, आर्थिक सुधारों के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मतलब इसके द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उपलब्धियां उत्साहवर्धक है, मतलब बहुत अच्छा है। विदेशी मुद्रा
का भंडार काफ़ी बढ़ गया। अब इसको देखते हुए विदेशी पैसा भारत में काफ़ी बढ़ गया है। 2007 और 2008 में बात करेंगे 200 अरब डॉलर। अब देखो, हम लोग पैसा यहाँ पर क्यों नहीं बोल सकते, मुद्रा क्यों बोलते हैं? मुद्रा बोलने का कारण है कि हम लोग तो यहाँ अपना देश में जो कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग पैसा या रुपए देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे कंट्री में हर एक जगह अलग अलग उसका नाम रहता है, कहीं पर डॉलर रहेगा, कहीं पर यूरो रहेगा, इसलिए इसका जनरल नाम क्या है तो मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा बोलते हैं विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया 2008 से। दो 200 अरब डॉलर हो गया है। कहाँ पे? 200 अरब डॉलर हो गया है भारत में 2008 और 2007 का डाटा दे रहा है, ठीक है। किंतु इधर निर्यात और कृषि के दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। मतलब अगर निर्यात और कृषि के दरों में देखेंगे तो इसमें गतिरोध उत्पन्न हुआ है, मतलब कमी हुआ है। विश्व व्यापारी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पादन की दर अधिक हुआ है। अगर सकल घरेलू उत्पादन का है मतलब जीडीपी की बात करें, हम लोग देश के इनकम का बात करें तो वो क्या, उसमें वृद्धि हुआ है। किंतु सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक नहीं रहा। लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में बात करेंगे तो वहाँ पे गति संतोषजनक जितना चाहिए उतना नहीं रहा। अब रोजगार सृजन, ठीक है। रोजगार सृजन के अवसर कम हुए, मतलब रोजगार का यहाँ पे क्या हो गया, रोजगार कम मिलना शुरू हो गया। अब इसके बाद है गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी क्षेत्रों का बात करेंगे तो वहाँ पे कार्यक्रम बहुत प्रभावित हुआ है। अनाज का विपुल भंडार रहते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हुए हैं। मतलब कुपोषण मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, कुपोषण का शिकार हुए हैं, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कुपोषण। कुपोषण का मतलब अगर डीन्यूट्राइजेशन, मतलब बहुत कमजोर होना, उसमें लोगों को न्यूट्रिशन की कमी हो गया, ठीक है, शरीर में। गरीबों लोगों को बात करेंगे तो न्यूट्रिशन का कमी, न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, उसमें न्यूट्रिशन, उनके पास न्यूट्रिशन का बहुत कमी हुआ है। जो कि न्यूट्रिशन हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हम लोग को हर एक चीज़ खाने में हम लोग को न्यूट्रिशन जरूरी है। इसका मुख्य कारण उनमें कार्य शक्ति में कमी है। मतलब इसका मुख्य कारण क्या है, उनमें कार्य शक्ति में कमी है। अब कार्य शक्ति क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर, मतलब वो लोग जितना चाहिए उतना खरीद नहीं पाते। जो खाने के लिए जो न्यूट्रिशन जिस वस्तु में न्यूट्रिशन मिलता है, अब वो सब वस्तु खरीद नहीं पाते हैं पैसा की वजह से, जिसके कारण यही मुख्य कारण है जिससे उसे कुपोषण का शिकार होना पड़ा है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या आप जानते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है, वैसा कंपनी जो विदेश में स्थित, जो विदेश में तो स्थित होता है लेकिन मुख्यालय क्या होता है विदेश में, और अनेक देशों में उत्पादन या सेवा नियंत्रण करता है। मतलब वो अपना उत्पादन करता है दूसरे देशों में भी और सेवा भी देता है दूसरे देश में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो वैश्वीकरण स्वदेशी उद्योगों और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मतलब लघु मतलब छोटा, ठीक है, और कुटीर मतलब लघु मतलब मीडियम, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है। यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारे अर्थव्यवस्था पर और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण करने से हम लोग को सिर्फ फायदा ही हुआ है, उसका नुकसान भी हुआ है, ठीक है। छोटे मोटे उद्योग पर उसका नुकसान देखने को मिला है। अब पढ़ना है उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। देखो उद्योग जो होता है, उद्योग हम लोग जो भी इंडस्ट्री वगैरह लगता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण होता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 4-5 टाइप का प्रदूषण होता है जिसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि 4 प्रकार का यहाँ पर दिया है प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो होता है, फिर जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पैदा किया जाता है।
तो सबसे पहले वायु प्रदूषण पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण मतलब जो हवा होता है, एयर होता है, उसमें क्या हो जाता है, बहुत अलग अलग प्रकार का पदार्थ जाके मिल जाता है, जिससे वायु क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। फिर हम लोग सांस के द्वारा उसको शरीर में अपना लेते हैं, जो हम लोगों के लिए फिर नुकसानदायक होता है। तो इसमें कौन कौन सा गैस होता है जो कि हम लोग खतरनाक होता है, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। वायु में प्रदूषण पहले सी और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दम, ये क्या करता है, दम घोट गैस होता है। क्या होता है, दम घोट गैस इसको बोलते हैं। इसको दमघोट गैस भी कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। और सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा होता है SO2। तो अवांछित गैसों की अधिकता वायु में प्रदूषित कारण होती है। ये क्या होता है, अवांछित गैस होता है जो कि वायु प्रदूषण के कारण बताती है। CO गैस सांस के माध्यम से शरीर में क्या होता है, पहुंचकर रक्त में उपस्थित होमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता घटा देती है। जो होमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो हम लोग जो शरीर में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, तो उसको लेने की क्षमता को घटा देता है कौन, CO2। CO जो गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है, वो हम लोग ऑक्सीजन को शरीर में लेने की क्षमता को घटा देता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। अब जो CO2 गैस है, कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है, ये क्या नुकसान करता है, तो आँख में जलन पैदा कर देता है, दमा का प्रॉब्लम आ जाता है, खांसी आता है, फेफड़ों के रोग पकड़ लेता है, सर दर्द पकड़ लेता है, चक्कर आने लगता है, जैसे परेशानियां बढ़ जाती है। किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से। इसके अतिरिक्त वायु में प्रदूषित करने वाले ठोस व तरल दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठोस और तरल दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कि धूल हो गया, स्प्रे हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, धुंध, दोनों प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधे में वायुमंडल को भी प्रभावित करता है। ये जीव जंतु को भी प्रभावित करता है, पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है वायुमंडल में। अब पढ़ेंगे जल प्रदूषण। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ कि आप जानते हैं मनुष्य प्रतिदिन कितना 23,000 बार सांस लेता है, और सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन इतना गैलन और इतना किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है, ठीक है। इसमें इतना किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। ऑक्सीजन युक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। अब यहाँ पर दिया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल प्रदूषण अनेक स्रोत है, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट, जो औद्योगिक होता है, जो कंपनी वगैरह होता है, जो इंडस्ट्री होता है, उसका जो कितना भी जो कचरा चीज बच जाता है, वो लोग क्या करता है, अपने अपशिष्ट को नदियों में छोड़ देता है, ठीक है। अब नदी में छोड़ेगा तो नदी का पानी क्या होगा, गंदा होगा। अब नदी का पानी गंदा होगा तो उसमें जैविक अजैविक दोनों प्रकार के प्रकार होते हैं, जैविक और अजैविक। जैसे कि कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक वस्तु, रबर आदि जल सामान्य प्रदूषित है। मतलब इससे क्या होता है, जल सामान्य प्रदूषित हो जाता है। कागज, लुंडी, रसायन, पेट्रोलियम तेल, शोधक, सलाई, चश्मा, चमड़ा उद्योग, ये सब मतलब ये सब से उद्योग से निकलता है, ठीक है, जो कि जल को जाकर प्रदूषित कर देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जल की प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग भी है। उद्योगों के निकलने वाले विषाक्त मतलब जो भी गंदा चीज होता है वो क्या होता है, उद्योग से बाहर निकलता है, जो कि धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी के प्रदूषित करता है, ठीक है। जितना भी कूड़ा कचरा में फेंक दिया जाता है वो भी क्या करता है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे, ठीक है, जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो जल में रहते हैं वो सब क्या होता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और जो फिर वो हम लोग मान लो गंदा जल हो गया, तो उस जल को हम लोग पिएंगे तो क्या होगा, उससे टाइफाइड होगा, पोलिया जैसी रोग उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ टर्म कि आप जानते हैं प्रदूषण कैसे फैलाने वाले 5 प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख कारण हैं। चर्म उद्योग, जो चर्म का कंपनी होता है, चमड़ा बनाने वाला, ठीक है। तेल शोधक, जो तेल वाला होता है। डीजल कोयला आधारित उद्योग, धातु का जो उद्योग होता है, जो कि लोहा वगैरह बनाते हैं। पेपर उद्योग, जो कि पेपर वगैरह बनता है, पेज वगैरह, कागज वगैरह।
ध्वनि उद्योग क्या है? तो ध्वनि उद्योग वो होता है जैसे कि मान लो कि हम लोग क्या होता है कि जो साउंड हम लोग पसंद नहीं करते, आसपास में अगर साउंड बजते रहेगा तो हम लोग को बहुत खराब लगता है, ठीक है, उस पर हम लोग की हार्ट पर भी असर पड़ता है और सोने में भी परेशानी होती है, नींद भी पूरा नहीं होता है और आसपास बजते रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि उद्योग, ठीक है। अवांछित शोर भी मतलब जो हम लोग को पसंद नहीं है उसको अवांछित शोर बोलेंगे। प्रदूषण एक प्रकार का एक प्रदूषण है। समानता या उद्योग और परिवहन, जो ये सब उद्योग से भी आता है। मान लो कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है बगल में, वहाँ पे क्या बड़ा बड़ा कारखाना है तो वहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन चलते रहता है, तब बगल में वहाँ पर रहने में बहुत परेशानी होती है, आवाज़ आते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। परिवहन वगैरह जो कि आप पास मान लो रोड के बगल में आपका घर है तो घर रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? हमेशा आवाज़ सुनाई देते रहेगा, तो भी क्या एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। यांत्रिक आरामीले, जनरेटर जनरेटर वगैरह चलता है। खराब मशीन जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है जो मशीन। असनिहन, असहनीय मतलब जो सहन नहीं किया जा सकता है आवाज़, ठीक है, लोगों के लिए परेशानी के कारण होता है। अत्यधिक अत्यधिक शोर होता है। बहरापन मतलब इससे क्या हो जाता है? अत्यधिक शोर होने से बहरापन मतलब सुनाई देने में सुनने में कमी आ जाता है। हृदय गतिरोध होता है। चिड़चिड़ापन होने लगता है। नींद में कमी आ जाता है। इससे संबंधित अन्य समस्या प्रमुख है ध्वनि प्रदूषण का। हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? एक प्रमुख घटना दिया हुआ है, ठीक है, वो 3 दिसंबर 1984 का घटना दिया हुआ भोपाल में जो घटित हुआ था। ये क्या हुआ था, कीटनाशक बनने वाले यूरियम कार्बन नमक फैक्ट्री में क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव होने के कारण, मतलब वहाँ से गैस निकला था, कौन? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, जिससे 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी, मतलब मौत का शिकार हो गए थे। अब ये क्या बोला जाएगा? एक बहुत बुरा स्थिति बोला जाएगा। अब तटीय प्रदूषण। अब तटीय प्रदूषण क्या होता है? सॉरी, तटीय नहीं, तापीय प्रदूषण। तो मतलब क्या होता है कि जितना टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा तो भी हम लोग के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। अब ताप ज़्यादा बढ़ने से हम लोग को क्या क्या हानिकारक हो सकता है उसके बारे में दिया हुआ। उद्योगों तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों में। अब तापीय प्रदूषण क्या होता है? जैसे उद्योग वगैरह होता है उससे क्या होता है कि अब मशीन से जो गर्म जल निकलता है वो बिना ठंडा किए क्या किया जाता है? नदियों में छोड़ दिया जाता है। अब जब नदी में छोड़ेंगे तो वहाँ जल क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तापीय प्रदूषण बोलेंगे। जिसके कारण सूक्ष्म जीव, जो उसमें जीव जंतु रहते हैं, जलीय वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, जिसके कारण से मेरे पर लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपशिष्ट। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसका जो अपशिष्ट होता है परमाणु शल्य उत्पादक कारखाने से चर्म रोग, इससे क्या क्या हो जाता है? जो चर्म रोग क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है, जन्म जन्मजात जन्मजात विकार, अकाल हो जाता है, प्रसव जैसी बीमारियां होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती है। किससे? जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जो अपशिष्ट बाहर निकलता है उसके कारण। क्या आप जानते हैं मोकामा में स्थित वाटा जूता कारखाना एवं शराब बनाने वाले कारखाने से प्रतिदिन कितना दिया हुआ है? 2,50,000 गैलन विषाक्त अपशिष्ट, मतलब जो भी खराब पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है जल का, गंगा में उसको समावेश होता है, मतलब गंगा में जाके मिल जाता है, तो क्या होगा? गंगा प्रदूषित होगा। अब इससे बचने का उपाय क्या है? प्रदूषण के नियंत्रण हम लोग कैसे करें? इसको नियंत्रण कैसे किया जाए? इसका उपाय क्या है? तो उसके बारे में दिए। प्रदूषण को उचित योजनाओं द्वारा रोका जा सकता है। कुछ योजना बनाकर उसको हम रोक सकते हैं। उद्योगों के निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करने वाले उपकरणों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा उसके सही परिसंचालन द्वारा प्रदूषित को कम किया जा सकता है। अब हम लोग जो उसका गुणवत्ता जो हम लोग स्थापित किए उद्योग, उसका गुणवत्ता बनाए रखते हुए उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो कम करने का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि मान लो जो उद्योग से पानी निकलता है तो उसको पानी को पहले क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे। ठंडा करके उसको क्या करेंगे? छनन कर लेंगे, छान लेंगे, जितना भी उसमें से अपशिष्ट पदार्थ होगा, मतलब खराब पदार्थ होगा, उसको छान कर पहले बाहर निकाल लेंगे, तब साफ पानी को हम लोग गंगा में छोड़ेंगे।
वैसे कर सकते हैं। वैकल्पिक ईंधन चयन तथा सही उपयोग में प्रदूषण को रोकने के प्रमुख साधन है। अब यहाँ पर एक चयन दिया हुआ है, कौन सा चयन? तो वैकल्पिक ईंधन का चयन। उद्योगों में कोयला के स्थान पर क्या करना होगा कि उद्योग में जो लोग कोयला यूज करते हैं उसके स्थान पर तेल का उपयोग करें, तो उससे क्या होगा, धुआं रोकेगा, धुआं में कमी आ जाएगा। वर्तमान में कई ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से वायु उत्सर्जित प्रदूषणों को रोका जा सकता है। मतलब ऐसे सोचेंगे हम लोग तो बहुत सारा कारण मिल जाएगा जिससे हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पृथककारी छन्ना, जो कि अभी हम बताए, पृथककारी छन्ना उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले छनन कर लेंगे, जो भी जल अपशिष्ट जल है उसको पहले छनन करके जितना भी उसमें से अपशिष्ट पदार्थ है अलग कर लेंगे, सिर्फ पानी को नदी में जाने देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ, मिट्टी और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के 3 क्रियाएं शामिल है। अब हम लोग मिट्टी को कैसे प्रदूषित करने से बचा सकते हैं? तो विभिन्न स्थानों पर कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। कूड़ा कचरा जहाँ मन करे वहाँ पे ना फेंके। पूरे कचरे के निपटाना भूमि भर कर द्वारा करना चाहिए। मतलब क्या करते हैं, जितना भी कूड़ा कचरा है उसको भूमि के अंदर खोद कर उसके अंदर डाल देना चाहिए। पूरे कचरे का पुनः चक्रण कर उपयोगी करना चाहिए। अब जो भी हम लोग कूड़े कचरा होता है उसमें जितना भी हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं उसको फेंके नहीं, उसको हम लोग ट्राई करें कि उसको फिर से दोबारा हम लोग काम में ला लें। औद्योगिक अपशिष्टों में मृदा का गुणवत्ता प्रभावित करने वाले पदार्थों को परिशोधक न के परिशोधन और उदासीकरण का आंतरिक इसका समुचित प्रबंध मृदा प्रदूषण के लिए आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि औद्योगिक अपशिष्ट होता है, जो भी मतलब कचरा उसमें से निकलता है, वो मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पदार्थों के परिशोधन या उदासीकरण के आंतरिक। अब उदासीकरण के आंतरिक इसका मतलब क्या करें, प्रबंध निकाले, ठीक है। जो भी हम लोग अपशिष्ट निकलता है उसको जो भी मृदा होता है, जो भूमि होता है, ठीक है, मिट्टी होता है, उसको गुणवत्ता पर प्रभाव न डाले उसके लिए हम लोग उदासीकरण का उपयोग यहाँ भी करना चाहिए, ठीक है। उदासीकरण क्या हो जाता था कि वैसा चीज जिसमें ढील या उसको हटा देना, ठीक है, वैसा चीज जो मिट्टी को। अब सिमिलरली यहाँ पर ये होगा कि मान लो कोई उद्योग है उसमें ऐसा चीज बन रहा है जिसको कि मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, उस चीजों को वहां से कम कर देंगे, यूज करना उसमें उसको कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी प्रदूषित नहीं होगा। ऐसे हम लोग मिट्टी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।